राम की बात करते हैं, रामायण का पता नहीं। आज की सत्तारूढ़ पर यह सटीक बैठता है। राम की नैतिकता और न्याय की बात करने वाले रावण की अहंकारी सत्ता को अपना चुनौती मानते हैं। बात करते हैं उसी उत्तर प्रदेश की मुख्तार अंसारी की हत्या को लेकर। नमस्कार, मैं हूं सुमित शर्मा। बात की शुरुआत होती है श्री प्रकाश शुक्ला गैंग बनाम विकास दुबे गैंग। बात होती है बनाम पाल गैंगस्टर बनाम अतीक अहमद गैंगस्टर। बात होती है कृष्णानंद राय का ब्रजेश सिंह सुशील सिंह गैंगस्टर बनाम मुख्तार अंसारी गैंग। इसलिए कहता हूं कि जब भी सत्ता काबिज होता है तो सत्ता जनता के लिए नहीं, एक गैंगस्टर का रूप लेती है। उसका एक उदाहरण आज की सत्तारूढ़ के रूप में देखने को मिल रहा है। शुरुआत होती है 2005 से कृष्णानंद राय की हत्या से, जो भारतीय जनता पार्टी का गद्दावर नेता विधायक और उसकी हत्या की साजिश मुख्तार अंसारी करता है। और हत्या करने का जो अपराधी था वो था मुन्ना बजरंगी यानी श्री प्रकाश सिंह, जो कभी ब्रजेश सिंह के गैंगस्टर में शामिल था। बाद में वो मुख्तार अंसारी गैंगस्टर का हिस्सा बन गया। उसके बाद से ही ये गैंगस्टर दो धाराओं में बट गई, राजपूत बनाम मुस्लिम, ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण। आज की सत्ता कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जनता सेवा की जगह गैंगस्टर के रूप में, उसे शूटर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उसको एक अपराधी के तौर पर यूज किया जा रहा है। यह सवाल इसलिए बनता है क्योंकि पिछले 6 से 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं न्यायालय को चुनौती देता हुआ सरकार दिख रहा है। सबसे पहले मुन्ना बजरंगी की बात करते हैं। शुरुआत होती है श्री प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी की हत्या से। 5 साल पहले झांसी से बागपत के जेल में शिफ्ट किया जाता है और एक साजिश के तहत शिफ्ट किया जाता है कि उसकी हत्या की जाए। और इसका अंदेशा उस समय भी मुन्ना बजरंगी ने लगाया था और अपनी पत्नी से एक लेटर में लिखा था कि मेरी हत्या हो सकती है। और वही हुआ। AK-56 एक जेल में, जो भारत के जेल में पहली बार किसी जेल में AK-56, वो हथियार जो भारत में पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंधित है, वो हथियार जेल के अंदर पहुंचता है और वो सुशील राठी जो गोलियों से भून देता है मुन्ना बजरंगी। तो शुरुआत वहीं से होती है। आज भी सुशील राठी के नाम पर उसी बागपत का गैंगस्टर जीवा का एनकाउंटर कर दिया जाता है कि मुन्ना बजरंगी हत्या का आखिर खुलासा नहीं हो पाए। कोई भी अपराधी हो, अपराधी के लिए देश में न्यायालय को अपना एक कार्यपालिका दी गई है, न्यायालय को वो सारी शक्ति दी गई है और न्यायालय के आदेश पर तमाम अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार को कि वह तमाम एक एक करके तमाम अपराधियों का न्यायालय को चुनौती देते हुए उनकी हत्या कर रही है। मैं मुख्तार अंसारी की हत्या को प्रूफ नहीं करता हूं, सिद्ध नहीं करता हूं, लेकिन सवाल जब उठता है जब 21 तारीख को मुख्तार अंसारी PM MP MLA कोर्ट को एक दाखिल देते हैं। उस दाखिल में वो सारी चीजों का उल्लेखन करते हैं जो आखिर में वही हुआ। उल्लेखन ये था, उसमें बाकायदा नाम लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और पूर्व DGP का नाम देते हुए उन्होंने कहा मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। 2 बार मुझे जहर दिया गया जिससे मैं बच गया। और आखिर वही हुआ। 26 तारीख को रात्रि में उन्हें उल्टी होती है और उल्टी होते ही वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और 2 दिन के बाद यानी 28 मार्च को ये खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सवाल तो बनता है, हार्ट अटैक अगर हुआ तो उसे 2 दिन से क्यों अस्पताल के अंदर रखा गया था? और यह सवाल वहां से बनता है जब इन्हें पंजाब से बांद्रा जेल के अंदर शिफ्ट किया गया था।
जब वो पंजाब से बांदा जेल को आ रहे थे, उसी समय इन्होंने कहा मेरी हत्या 1 या 2 साल के अंदर इस सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। और उन्होंने कई ऐसे लेटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लिखा था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्हें कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं दिया गया। तो सवाल तो बनता है, क्या अपराधी के लिए अब जेल भी सुरक्षित नहीं है? क्या अब न्यायालय से ऊपर किसी देश या राज्य का सत्तारूढ़ शासक हो गया है क्या? इसलिए बनता है यह सवाल कि अगर शासक गैंगस्टर का रूप ले लेगा तो देश में या राज्य में दंगा का एक रूप होगा ही, खौफ का एक रूप होगा ही, और यही चल रहा है। आज जहां जहां भी बीजेपी की शासन है वहां एक खौफ का रूप है। खौफ का रूप इसलिए कहता हूं, एक विशेष जो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करता है वो देशभक्त होता है। जो सरकार के खिलाफ, सरकार की विचारधाराओं के खिलाफ करता है उसको या तो देश विरोधी कह दिया जाता है, या उसकी हत्या कर दी जाती है, या जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यही तो एक तानाशाही का रूप है। कहते हैं कि राम का नाम लेकर राम की ही विचारधारा की हत्या करने वाली यह सरकार, जिसको देश की जनता ने बखूबी से समझ लिया है, आज समझने की जरूरत है। तो आज भोले वाले युवा, नौजवान, छात्रों और महिलाओं को है कि आखिर राम राज्य क्या कहता है और रावण राज्य क्या कहता है। और यह रावण राज्य अगर देखना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। रावण राज्य बीजेपी के उन तमाम राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा जहां बदले की राजनीति से राजनीति चल रही है, जहां देश की जनता की भलाई के लिए योजना बनाई जाती है, लेकिन वो योजनाएं, तमाम योजनाएं कुछ पक्ष के लोगों के लिए ही होती है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले अतीक अहमद की भी हत्या की गई थी, अतीक अहमद ने भी यही अंसा जताया था कि मुझे गुजरात से इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को अगर वो अपराधी है तो न्यायालय पे विश्वास संपूर्ण भारतवासी को है, फिर शासक को इसमें हस्तक्षेप का किसने अधिकार दिया? ये सवाल अब न्यायालय पर बनता है। और मैं न्यायालय पर ही छोड़ता हूं क्योंकि न्यायालय समझदार है, न्यायाधीश समझदार है, और न्यायाधीश को अगर अपनी अस्मिता दिख रहा होगा तो वो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और जांच तो होनी चाहिए वो तमाम अपराधियों की हत्या की। आखिर वो तमाम अपराधी की हत्या हो जाती है वो भी पुलिस कस्टडियल में, आखिर कैसे? ये सवाल पूछता है देश की जनता। पहले बात करते हैं बिहार की भी सिवान के वो अपराधी जो 3 बार का सांसद रहा, और शहाबुद्दीन की बात करते हैं, उसकी भी हत्या तिहाड़ जेल के अंदर हो गई थी। तमाम एक एक करके तमाम जो बीजेपी विरोधी अपराधी जितने थे, इनके गैंगस्टर विरोधी कह सकते हैं, बीजेपी विरोधी नहीं, सत्ता विरोधी नहीं, इनके गैंगस्टर विरोधी। आज देश में 2 गैंगस्टरों का राज है, एक सिंह गैंगस्टर, एक भूमियार गैंगस्टर, एक ब्राह्मण गैंगस्टर, और एक दलित गैंगस्टर और पिछड़ों का गैंगस्टर। और गैंगस्टरों में बांटी हुई ये सरकार कहीं ना कहीं बदले के रूप से कार्य कर रही है, और ये एक खतरनाक रूप ले चुका है। ये खतरनाक रूप कहीं ना कहीं देश को, कहीं ना कहीं देशद्रोह के आड़ में झोंकने को तैयार है। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। यही खतरनाक दौर देश की न्यायालय को देखने की जरूरत है। कोई भी अगर अपराधी है तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान है, उसके लिए कई आर्टिकल्स है, उसके लिए कई अनुच्छेद हैं, उसके लिए कई धाराएं हैं, उसके लिए कई सेक्शंस है। उस सेक्शंस के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर उन सेक्शनों पर अगर किसी सरकार या किसी सत्तारूढ़ शासक को अगर विश्वास नहीं है तो मैं तो ये कहता हूं कि पुलिस प्रशासन हटा दीजिए, मैं तो ये कहता हूं जांच एजेंसियां हटा दीजिए, मैं तो ये कहता हूं शासक में उपस्थित तमाम मंत्रालय को हटा दीजिए जो जनसेवा की बात करता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर तानाशाही का ही शासन चलाना है तो खुलकर कह दीजिए ये तानाशाह राज कायम रहेगा। लेकिन आप आम भोली भाली जनता को भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हो? एक तरफ आप गैंगस्टरों को पनाह देने का काम कर रहे हो और दूसरी तरफ आप
आप एक एक करके दूसरे पक्ष के गैंगस्टरों की हत्या निरंतर कर रहे हो। एक तरफ आप एक पक्ष के गैंगस्टर जो आपकी विचारधारा को मानता है उसको आप मजबूती देने का काम कर रहे हो और उसके नाम पर तमाम व्यापारियों को आप परेशान करने का काम कर रहे हो। दूसरी तरफ आप दूसरे पक्ष के गैंगस्टर को खत्म करने का काम कर रहे हो। आपको अगर इतना ही निष्पक्ष होना है तो जनता की बात कीजिए, उन तमाम गैंगस्टरों पर भी कार्रवाई कीजिए जो आपके सरकार में मंत्री है, जो आपके सरकार में सांसद है, जो आपके सरकार में विधायक है, जो आपके सरकार में तमाम वो औहदा रखते हैं और आज भी व्यापारियों को डराने का काम करते हैं। चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे गाजियाबाद में हो, हर जगह जिस तरह से व्यापारियों की हत्या हुई है पिछले 6 से 7 सालों में, उसका हिसाब देश की जनता मांगता है। मीडिया भले ही इस पर सवाल ना करे, लेकिन देश की जनता तो पूछता है कि आखिर एक पक्ष का गैंगस्टर क्यों जिंदा है। दूसरे पक्ष के गैंगस्टर के नाम पर आप देश के अंदर और राज्य के अंदर धर्म की राजनीति करना चाहते हो। देश में अब धर्म की राजनीति नहीं, देश में अब राजनीति चलेगा तो विकास की राजनीति चलेगा। देश में अगर अब राजनीति चलेगा तो भाईचारे की राजनीति चलेगा। अगर देश में अगर राजनीति चलेगा तो संविधान का राजनीति चलेगा। देश में अगर राजनीति चलेगा तो लोकतंत्र का राजनीति चलेगा। अगर देश में राजनीति अगर कोई मानता है तो देश राजनीति को उस राजनीति को मानता है जिसमें न्यायालय को प्रथम भूमिका दी गई है। लेकिन आज जिस तरह से बदले के रूप से ये सत्ता सरकार चला रही है, ये खतरनाक रूप देश के लिए बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है, जो कहीं ना कहीं देश को इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को कर्ज चुकाना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी ये रूप ना देखे, इसके लिए आज हमारी लड़ाई है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।